नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में बात आज या शुरुआत आज दो तस्वीरों से। ये दो तस्वीर संसद की है। एक तरफ सुषमा स्वराज इलाज के बाद लौटी, हर किसी ने स्वागत किया खुले दिल से, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज 5 राज्यों के परिणाम के बाद लौटे तो हर हर मोदी के नारे संसद के भीतर भी सुनाई दिए। लेकिन बहरहाल दस्तक में बात इसके आगे की होगी। लेकिन उससे पहले एक बात और, सिद्धू अब आने वाले रविवार या शनिवार के दिन जो हास्य कार्यक्रम आता है कपिल शर्मा शो, उसमें आखिरी बार होंगे। उसके बाद वह पंजाब में होंगे, मंत्री बन चुके होंगे, संविधान की शपथ ले चुके होंगे। लेकिन दस्तक में बात आज इसके आगे की होगी। दस्तक में क्या यह ऐलान कर दिया जाए देश बदल गया है, और बदलते देश की तस्वीर के साथ क्या यह मान लिया जाए कि जनादेश ही आखिर में लोकतंत्र को गढ़ता है, और लोकतंत्र को गढ़ने के जनादेश के मिजाज के सामने सियासी तिकड़में छोटी पड़ जाती है, और जनादेश गढ़ने के वक्त सांगठनिक और सामाजिक विस्तार बहुत मायने रखता है। तो आइए आज शुरुआत करते हैं। जरा समझने की कोशिश कीजिए, बीजेपी और संघ इस देश के भीतर है क्या। सिलसिलेवार तरीके से सारी स्थितियों को देखिएगा। दस करोड़ से ज्यादा बीजेपी सदस्य, 55,20,000 स्वयंसेवक, देश भर में 56,859 शाखाएं, 28,500 विद्या मंदिर, 2,20,000 आचार्य, 48,59,000 विद्यार्थी, 83,18,348 मजदूर जो बीएमएस के सदस्य, 589 प्रकाशन सदस्य, 4,000 पूर्णकालिक सदस्य, 1,00,000 पूर्व सैनिक परिषद, 6,85,000 विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य। यानी देश में सामाजिक सांगठनिक तौर पर आरएसएस के तमाम संगठन और बीजेपी का राजनीतिक विस्तार किस रूप में हो चुका है, उसका यह सिर्फ एक नजारा भर है। क्योंकि जब देश में राजनीतिक सत्ता के लिए सामाजिक सांगठनिक हुनर मायने रखता हो, तब कोई दूसरा राजनीतिक दल कैसे इस संघ और बीजेपी के विस्तार के आगे टिकेगा, ये अपने आप में सवाल है। क्योंकि राजनीतिक तौर पर इतने बड़े विस्तार का ही असर है कि देश के 13 राज्यों में बीजेपी की अपने बूते सरकार है, 4 राज्यों में गठबंधन की सरकार है, और मौजूदा वक्त में सिर्फ बीजेपी के 1,489 विधायक हैं तो संसद में 283 सांसद हैं। और यह सवाल हर जहन में घुमड़ सकता है कि संघ बीजेपी का यह विस्तार देश के 17 राज्यों में जब अपनी पैठ जमा चुका है, तो फिर आने वाले वक्त में कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल यानी दक्षिण का दरवाजा कितने दिनों तक बीजेपी के लिए बंद रह सकता है। तो सवाल 4 है। पहला, क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी मौजूदा वक्त में क्या अर्थहीन हो चली है। दूसरा, हाशिए पर पड़े बहुसंख्यक तबके में जातिगत राजनीति खत्म हो चली है। तीसरा, बहुसंख्यक गरीब तबका मुख्यधारा से जुड़ने की आकांक्षा पाल चुका है। और चौथा, राज्यों को केंद्र की सरकार के साथ खड़ा होना ही होगा। यानी जो राजनीति मंडल से निकली, जिस राजनीति को अंबेडकर ने साधा, जो आर्थिक सुधार 1991 से निकले, सभी की उम्र मौजूदा वक्त में पूरी हो चली है, और नए सिरे से देश को मथने के लिए मोदी भागवत की जोड़ी तैयार है। क्योंकि इनके सामने विजन सिर्फ अगले चुनाव यानी 2019 का नहीं, बल्कि 2025 का है, जब आरएसएस के 100 बरस पूरे होंगे। और 100 बरस की उम्र होते होते संघ को भी लगने लगा है कि बीजेपी अब देश को केसरिया रंग में रंग सकती है। क्योंकि पहली बार उस यूपी ने जनादेश से देश के उस सच को भी हाशिए पर ढकेल दिया जहां जाति समाज का सच देश की हकीकत मानी गई। और इसीलिए 18-19 मार्च को कोयम्बटूर में संघ की प्रतिनिधि सभा में सिर्फ 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के असर से ज्यादा 2025 को लेकर भी चर्चा होने वाली है, जब 100 बरस संघ के पूरे होंगे। और इस खांचे में मुस्लिम कैसे खुद ब खुद आएंगे, इसकी रणनीति पर भी चर्चा होगी। तो क्या वाकई संघ बीजेपी के इस विस्तार के आगे हर तरह की राजनीति नतमस्तक है, या फिर 2017 ने कोई सीख विपक्ष की राजनीति को भी दे दी है? ये अगली रिपोर्ट में। शायद आगे का रास्ता इसीलिए बार बार कहता है देश बदल रहा है, यानी मैथमेटिक्स के हिसाब से चुनाव के परिणाम अब नहीं आएंगे। जनादेश का मतलब मुद्दों के आसरे अब उन हालातों को टटोलना है, या फिर यह मान लिया जाए कि दरअसल हम जिन मुद्दों को उठा रहे हैं मुद्दों के दायरे में हम नहीं खड़े होते। इस बात का जिक्र क्यों हो रहा है? एक वक्त इंदिरा इज इंडिया ये नारा चल पड़ा था, मौजूदा वक्त में मोदी इंडिया है, इस बात का जिक्र हो चला है। तो आइए इस आईने में जरा इस रिपोर्ट को देखें।
सत्ता पाने के ये आंकड़े बहुदलीय लोकतंत्र का सच है, क्योंकि 2014 में मोदी लहर में बीजेपी को 31% वोट मिले और यूपी की सियासत को ही उलटने वाले जनादेश में बीजेपी को 39.7% वोट मिले। यानी 2014 में 69% वोट विपक्ष में बटा हुआ था। और यूपी में अगर मायावती भी अखिलेश राहुल के साथ होती तो क्या कहानी कुछ और हो सकती थी, क्योंकि मायावती को मिले 22.2% वोट सिवाय बीजेपी को जिताने के अलावे कोई काम कर नहीं पाए। लेकिन विपक्ष के वोट मिला दें तो तकरीबन 50% वोट हो जाते हैं। तो क्या वाकई अब भी यह तर्क दिया जा सकता है कि जिस तरह कभी गैर इंदिरावाद का नारा लगाते हुए विपक्ष एकजुट हुआ और इंडिया इज इंदिरा या इंदिरा इज इंडिया का शिगुफा मिट्टी में मिल गया, उसी तरह 2019 में मोदी इज इंडिया का नारा भी धुल सकता है? या फिर जिस राजनीति को मोदी सियासी तौर पर गढ़ रहे हैं उसमें विपक्ष के सामने सिवाय राजनीतिक तौर तरीके बदलने के अलावे कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण का रास्ता पकड़ा, मंडलवाद और अंबेडकरवाद ने जाति को बांटकर मुस्लिम को साथ जोड़ लिया। लेकिन इसी दौर में दलित पिछड़े मुस्लिमों की सामाजिक आर्थिक हालात सुधरी नहीं और बिगड़ी ही। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री के रूप में जब मुझे जिम्मेवारी मिली तो क्या नए हालात में ये मान लिया जाए जैसे ही चुनावी राजनीति के केंद्र में मोदी होंगे वैसे ही वोट का ध्रुवीकरण मोदी के पक्ष में होगा, क्योंकि मोदी ने देश के उस नब्ज को पकड़ा जिस नब्ज को राजनीतिक दलों ने सत्ता पाने के लिए वोट बैंक बनाया। हमने बिजली के लिए 18,000 करोड़ रुपया लोगों को घरों में बिजली देने के लिए दिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि विपक्ष की वापसी क्या तभी होगी जब मोदी से पैदा हुई उम्मीद टूट जाए। ध्यान दे तो कांग्रेस की राजनीति सियासी इंतजार पर ही टिकी है और मायावती से लेकर अखिलेश तक उन 4 सवालों का राजनीतिक रास्ता ढूंढ नहीं पाए जिसे मोदी ने चुनावी भाषणों में हर जहन में पैदा कर दिया। पहला परिवारवाद, दूसरा जातिवाद, तीसरा भ्रष्टाचारवाद, चौथा तुष्टीकरण। विपक्ष कह सकता है बीजेपी भी इससे कहां मुक्त है, लेकिन पहली बार समझना यह भी होगा मोदी ने अपने कद को बीजेपी से बड़ा किया है और सियासी राजनीति के केंद्र में बीजेपी या संघ की राजनीतिक फिलॉसफी नहीं बल्कि मोदी की राजनीतिक समझ है। लेकिन दिल्ली और यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद नया सवाल तो यही है, क्या जनादेश की उम्मीद पर बीजेपी आने वाले वक्त में खरी उतरेगी या उतरने की चुनौती तले मोदी की राजनीति बीजेपी में भी घमासान को जन्म दे सकती है? आइए यूपी के मद्देनजर जरा इसे भी परख लें। जनादेश के जरिए लोकतंत्र गढ़ने का जिक्र हमने शुरुआती दौर में इसलिए किया क्योंकि उत्तर प्रदेश 22 करोड़ लोग, कल्पना कीजिए यूरोप के कितने देश ऐसे हैं जहां 22 करोड़ की तादाद भी हो, लेकिन बावजूद इसके महज ये एक राज्य है और राज्य अगर बदलेगा तो देश भी बदल जाएगा। यह सवाल तो उठता है, लेकिन राज्य की हालत है क्या? देश बदल रहा है, हमने पीछे चस्पा तो कर दिया लिख के, लेकिन उत्तर प्रदेश की हालात क्या वाकई बदल जाएंगे? ये कितना बड़ा सवाल या निशान है कि जरा स्थितियों को झांक कर देखें, क्योंकि 402 विधायकों में से 173 विधायक दागी भी हैं। जरा रिपोर्ट देखिए। यह यूपी का तमगा है, बीमारू राज्य का तमगा, और कमोवेश हर क्षेत्र में यूपी सबसे पिछड़ा हुआ है। तो क्या मौजूदा वक्त में 22 करोड़ लोगों का राज्य सबसे बड़ी चुनौती के साथ मोदी के सामने है और चुनौती पर पार मोदी पा सकते हैं, इसीलिए उम्मीद कहीं बड़ी है? या इससे पहले के हालातों को मोदी जिस तरह सत्ता पर ले आए उसमें हर पुरानी सत्ता सिवाय सत्ता पाकर रईसी करती हुई ही दिखाई दी, इसीलिए जनता ने सत्ता पाने के पूरे खेल को ही बदल दिया? क्योंकि राज्य की विकास दर को ही देख लें, अखिलेश के दौर में 4.9% तो मायावती के दौर में 5.4% और मुलायम के दौर में 3.6%। यानी जिस दौर में तमाम बीमारू राज्यों की विकास दर 8 से 11% के बीच रही, तब यूपी सबसे पिछड़ा रहा। और खेती या उद्योग के क्षेत्र में भी अगर बीते 15 बरस के दौर को ही परख लें तो खेती की विकास दर मुलायम के दौर में 0.8% तो मायावती के वक्त 2.8% और अखिलेश के वक्त 1.8%। और दूसरी तरफ उद्योग के क्षेत्र में मुलायम के वक्त यह विकास दर 9.7%, मायावती के वक्त 3.1%, अखिलेश के वक्त 1.3%।
यानी चुनौती इतनी बार नहीं कि यूपी के हालात को पटरी पर कैसे लाया जाए। इसके उलट यूपी को तो उम्मीद है कि तकरीबन 8 करोड़ गरीबों की जिंदगी सुधरेगी कैसे। जाहिर है हर नजर दिल्ली की तरफ टकटकी लगाए हुए है, क्योंकि एक तरफ देश में प्रति व्यक्ति आय 93,231 रुपए है, जबकि यूपी का यह आंकड़ा महज 44,197 रुपए है। और देश की 16% से ज्यादा आबादी होने के बावजूद यूपी का जीडीपी में योगदान महज 8% है। दरअसल सच यही है कि बीते 20 बरस में यूपी का आर्थिक विकास किसी सरकार की प्राथमिकता में रहा ही नहीं। लेकिन मुद्दा सिर्फ आर्थिक विकास का नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट के हर पैमाने पर यूपी फिसड्डी है। यानी गरीब, दलित, वंचित की बात करने वाली हर सरकार ने अपनी सोशल इंजीनियरिंग में उन्हीं के आसरे सत्ता हासिल की, लेकिन गरीबों को कुछ मिला नहीं। और आलम यह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है यूपी के 44% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सार्वजनिक खर्च गोवा और मणिपुर जैसे राज्यों से भी कम है। शिशु मृत्यु दर देश की औसत से कहीं ज्यादा है। यानी किसी भी पैमाने पर यूपी की छवि विकासवादी सूबे की है ही नहीं। और इन हालातों में जब यूपी के जनादेश ने सियासत करने के तौर तरीके ही बदलने के संकेत समूचे देश को दे दिए, तो फिर ये कोई कह सकता है कि यूपी सुधरेगा तो देश भी सुधरेगा? यकीनन कहा तो जा सकता है, लेकिन उससे पहले जरा यह देख लीजिए जनता ने अपनी नुमाइंदगी के लिए जिन्हें चुना है, उनके चुनावी हलफनामे का सच यही कि 402 में से 143 विधायकों का रिकॉर्ड आपराधिक है और इनमें 107 विधायकों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और एडीआर की रिपोर्ट साफ कहती है कुछ के खिलाफ हत्या, कुछ के खिलाफ अपहरण, कुछ के खिलाफ रेप तक के मामले दर्ज हैं। और इन सब के बीच यूपी इंतजार कर रहा है उसका मुखिया होगा कौन, यानी सीएम कौन होगा। दरअसल सीएम शब्द जहन में आते ही और उत्तर प्रदेश के हालातों को देखते ही आप कह सकते हैं अगला कालिदास कौन होगा। जी, इसका मतलब यह ना लगाइए कोई कालिदास नाम है। दरअसल कालिदास मार्ग 5 नंबर कोठी यह सीएम की कोठी है और इंतजार इसी का हो रहा है। लेकिन जब हमने जिक्र किया है देश बदल रहा है और उस अक्स में उत्तर प्रदेश देखा जा रहा है, तो आइए जरा समझे बीजेपी के भीतर या प्रधानमंत्री के मन में कौन से फार्मूले हैं जिस फार्मूले के तहत सीएम अगला कौन होगा, उस दिशा में स्थितियां टटोली जा रही है। 11 तारीख को उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन होगा और नई सरकार की मंत्री परिषद की पहली मीटिंग में किसानों के कर्ज नाबूदी का फैसला हो जाएगा। तो पहली कैबिनेट मीटिंग का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, लेकिन उससे पहले कैबिनेट की मीटिंग बुलाएगा कौन, उस सीएम का इंतजार कहीं ज्यादा है। और सीएम के लिए फार्मूले 3 हैं। पहला, कोई कद्दावर जो यूपी का सीएम हो जाए। दूसरा फार्मूला, यूपी का दायित्व कई लोगों में बांटा जाए। और तीसरा फार्मूला, यूपी पूरी तरह पीएमओ के रिमोट से चले। और इन 3 फार्मूले के अपने अंतर्विरोध इतने हैं कि अभी नाम के ऐलान का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई कद्दावर नेता दायित्वों को बांटना नहीं चाहेगा। दायित्वों को बांटने का मतलब 2 डिप्टी सीएम का होना है और रिमोट का मतलब पीएमओ में नीति आयोग की अगुवाई में 3 से 5 सचिव लगातार काम करें। तो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें संघ के एक प्रभावी नेता ने कद्दावर नेता के तौर पर राजनाथ सिंह का नाम जरूर रखा, लेकिन उसके बाद जानकारी यह भी कि कल्याण सिंह और कलराज मिश्र सरीखे नेताओं ने विरोध भी किया। फिर संघ के भीतर से निकलती फुसफुसाहट के मतलब बहुत साफ है, कोई ऐसा नेता सीएम बने जो परिवारवाद को ढोता नजर न आए, जो जातीय राजनीति में बटा हुआ ना दिखे और जिस पर भ्रष्टाचार के दाग भी ना हो। यानी नेता वही हो जो यूपी के बिगड़े हालातों को पटरी पर लाने में सक्षम हो, यानी नीतियों का अमलीकरण तेजी से करे। क्योंकि चुनावी प्रचार के वक्त मोदी अमित शाह के वादों की फेरिस्त खासी लंबी है और स्क्रीन पर चलती इन वादों की फेरिस्त वाकई इतनी लंबी है कि इसके आईने में प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि जो काम बाकी सरकारों ने 15 बरस में नहीं किया वो 15 महीने में करके दिखा देंगे। यानी इंतजार कीजिए इन 3 फार्मूलों में से किस फार्मूले पर यूपी को दौड़ना है, क्योंकि उसके मुताबिक ही सीएम का चेहरा सामने आएगा। लेकिन आखिरी सवाल एक और है। जनादेश आ गया, सामने चुनौती है, लोगों की उम्मीद है
और इसके बीच में ईवीएम नहीं बल्कि ईवीएम के जरिए लोकतंत्र की दुहाई देते हुए पहली बार संवैधानिक खतरे की स्थितियां जताई जा रही है। केंद्र की सत्ता में बैठी हुई बीजेपी ने षड्यंत्र के तहत जो यहाँ वोटिंग मशीन में धांधली के जरिए इन्होंने जबरदस्ती की घोटाले वाली भारी जीत हासिल की है, हमारी पार्टी ने अब माननीय अदालत में ही इस मामले को लेकर जाने का फैसला लिया। हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग इन वीवीपैट की स्लिपों की काउंटिंग करा ले। अगर उसके नतीजे ईवीएम मशीनों के नतीजे से मैच कर जाते हैं तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा कि भाई ये सारी फर्जी बातें हैं, ईवीएम बड़ी अच्छी है, ईवीएम को टेम्पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों में मिसमैच है तो फिर ईवीएम की जगह कुछ और सोचना पड़ेगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बेईमानी हुई है ईवीएम मशीन के द्वारा। जनता ने मतदान किया है अखिलेश यादव जी के पक्ष में, लेकिन ईवीएम मशीन की कारीगरी से ये परिणाम जो है प्रभावित हुआ। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर उठाए गए सवालों से बातचीत अब आगे बढ़कर मतदाताओं के संवैधानिक और बुनियादी अधिकार तक पहुंच गई है। ईवीएम तो एक जरिया है जिससे पता चलता है कि जिस उम्मीदवार को मतदाता वोट देना चाहता है क्या वो वोट उस तक पहुंचा। अब ये अलग बात है कि चुनाव आयोग हो या राजनीतिक दलों के नेता ईवीएम में गड़बड़ी के सवाल को हवा में खारिज कर सकते हैं, लेकिन मतदाताओं के बुनियादी और संवैधानिक अधिकार पर जो सवाल उठ रहे हैं उन्हें खारिज करना इतना आसान नहीं होगा। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। बहुतेरे सवाल हैं और ऐसे में जब लिख दिया गया है देश बदल गया है, तो आइए जिस वक्त वाकई देश बदल रहा था, देश को आजादी मिल रही थी, उस वक्त का एक गीत सुनाते हैं। याद कीजिए साबरमती के संत।